क्या पैसा वाकई सब कुछ है? क्या ये हमें खुशी दे सकता है, या फिर पैसों के साथ हमारा जो रिश्ता है वो कहीं ज्यादा उलझा हुआ है? आज हम मॉर्गन हाउसल की बहुत ही मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इसके कुछ जरूरी सबक समझने की कोशिश करेंगे। ये किताब कहती है कि पैसा मैनेज करना ये इस पर निर्भर नहीं करता कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इस पर कि आप व्यवहार कैसे करते हैं। सुनने में आसान लगता है ना, पर शायद यही सबसे मुश्किल काम है। हाँ बिल्कुल। और किताब का केंद्रीय विचार यही है कि आपकी वित्तीय सफलता में गणित या जानकारी से कहीं ज्यादा आपके मनोविज्ञान, आपकी आदतों, आपके नजरिए का हाथ होता है। ये सॉफ्ट स्किल्स हैं जिन पर हम अक्सर कम ध्यान देते हैं। सही बात है, हम अक्सर नंबर्स और चार्ट्स में ही खोए रहते हैं। एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये कि पैसे को लेकर हर किसी का नजरिया वो उसके अपने अनुभवों से बनता है। जैसे जिसने कभी तंगी देखी हो वो जोखिम को शायद उस तरह से नहीं देखेगा जैसे कोई अमीर परिवार में पला बड़ा इंसान देखता। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। और यही चीज समझाती है कि क्यों कुछ आर्थिक फैसले जो किसी एक इंसान के लिए शायद बेवकूफी भरे लगें, हाँ, वो दूसरे के नजरिए से देखो तो पूरी तरह तर्क संगत होते हैं। जैसे कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे किताब में उदाहरण है कि कम आय वाले लोग लॉटरी टिकट पर ज्यादा खर्च क्यों करते हैं। अब बाहर से देखने में ये शायद फिजूल खर्ची लगे, पर उनके अनुभव की दुनिया में, उनके सीमित मौकों की दुनिया में शायद यही एक तरीका है अमीर बनने का सपना देखने का, भले ही वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। तो ये स्मार्ट या बेवकूफ होने की बात नहीं है, ये बस अलग अलग जीवन अनुभव है। अच्छा, और किताब भाग्य यानी लक और जोखिम, रिस्क, इनके असर पर भी काफी जोर देती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है क्योंकि हम सफलता को अक्सर सिर्फ मेहनत और हुनर से जोड़ते हैं। हाँ, जबकि किस्मत का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। जैसे बिल गेट्स का ही उदाहरण ले, हाँ, उन्हें बहुत कम उम्र में कंप्यूटर का एक्सेस मिलना, हाँ, उस जमाने में ये कितना बड़ा संयोग था। सही कहा। और इसीलिए हाउसिल कहते हैं कि अमीर बनना और अमीर बने रहना ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। मतलब अमीर बनने में शायद आपको जोखिम लेना पड़े, आशावादी होना पड़े, पर अमीर बने रहने के लिए उसके लिए विनम्रता चाहिए, थोड़ा डर भी चाहिए शायद, और लगातार बचत करने की आदत। और यहीं पर सबसे बड़ी ताकत काम आती है समय। वॉरेन बफे की दौलत को देखें, वो सिर्फ उनके स्मार्ट निवेश का नतीजा नहीं है। नहीं, वो दशकों तक टिके रहे, इसीलिए बनी है। यही तो है कंपाउंडिंग की शक्ति। वो स्नोबॉल वाला उदाहरण है ना? हाँ, जो पहाड़ी से लुढ़कते हुए धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। बिल्कुल, शुरुआत धीमी होती है पर समय के साथ असर बढ़ता जाता है। और जब हम लंबे समय की बात कर रहे हैं तो वो टेल्स ड्राइव एवरीथिंग वाला आइडिया, उसका क्या मतलब है? हाँ, टेल्स ड्राइव एवरीथिंग, इसका मतलब है कि हमारे निवेश या बिजनेस में जो ज्यादातर बड़े नतीजे आते हैं ना, वो कुछ गिनी चुनी बहुत ही असाधारण घटनाओं या सफलताओं से आते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे वेंचर कैपिटल में होता है, बहुत सारे स्टार्टअप शायद औसत रहें या फेल हो जाएं, पर कुछ ही होते हैं जो इतना जबरदस्त रिटर्न देते हैं कि पूरे पोर्टफोलियो का नतीजा ही बदल जाता है। तो इसका मतलब है कि बहुत सी चीजों का सफल होना वो सामान्य बात है। बिल्कुल, हमें ये मानकर चलना होगा कि रास्ते में कई छोटी असफलताएं या औसत नतीजे मिलेंगे। असली बड़ा फायदा कुछ ही मौकों से आएगा, हर बार सही होना जरूरी नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि पैसे का असली मकसद क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ महंगी चीजें खरीदना? नहीं, हॉटसेल के अनुसार पैसे की जो सबसे बड़ी कीमत हम चुकाते हैं या जो हमें मिलती है, वो है अपने समय पर नियंत्रण पाना। अपने समय पर नियंत्रण? हाँ, वो आजादी की आप जो चाहें, जब चाहें, जिसके साथ चाहें वो कर सकें। ये किसी भी महंगी कार या बड़े घर से ज्यादा कीमती है। और यहीं पर अमीर और धनवान का फर्क समझना जरूरी है। अमीर और धनवान ये अलग कैसे हैं? अमीर होना मतलब आपकी आज की आमदनी ज्यादा है, जो दिखती है, महंगी कार, बड़ा घर। ठीक है। धनवान होना मतलब वो पैसा जो आपने कमाया पर खर्च नहीं किया। ये वो वेल्थ है जो दिखती नहीं पर आपको आजादी देती है, विकल्प देती है। अच्छा, इसीलिए बचत इतनी जरूरी है। हाँ, ये सिर्फ भविष्य के लिए पैसे जोड़ना नहीं है, ये हमारे अहंकार और हमारी कमाई के बीच का फासला है। बिल्कुल सही कहा। और हाउसिल एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, बचत बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली तरीका अपनी कमाई बढ़ाना नहीं है। नहीं तो फिर क्या? अपनी विनम्रता बढ़ाना है। मतलब कम में खुश रहना सीखना,
अपनी जरूरतों को कंट्रोल में रखना। ये तो गहरी बात है, विनम्रता बढ़ाना। और आखिर में किताब एक बहुत ही व्यवहारिक सलाह देती है कि वित्तीय फैसले लेते समय हमेशा एकदम तर्कसंगत यानी रैशनल होने की कोशिश मत करो। तो फिर उचित यानी रीजनेबल होने पर ध्यान दो। ऐसी रणनीति चुनो जिसके साथ आप लंबे समय तक टिके रह सको, जिससे आपको रात को चैन की नींद आए, भले ही वो कागज पर बेस्ट ना दिखे। हाँ, भले ही वो गणितीय रूप से सबसे अच्छी ना हो, क्योंकि अगर आप टिके नहीं रह पाए तो बेस्ट रणनीति भी बेकार है। बिल्कुल। और हमेशा गलती की गुंजाइश रखो, रूम फॉर एरर। मतलब ये मानकर चलें कि गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल, मानकर चलो कि आपकी योजना शायद उम्मीद के मुताबिक ना चले। बुरे वक्त के लिए तैयारी रखो, यही आपको खेल में बनाए रखेगा। तो संक्षेप में कहें तो मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी से हमने ये समझा कि पैसों के मामले में हमारा व्यवहार ज्यादा मायने रखता है, हमारी जानकारी से भी ज्यादा। हाँ? समय और कंपाउंडिंग की ताकत बहुत बड़ी है। भाग्य और जोखिम ये असलियत हैं, इन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। और असली दौलत शायद अपने समय पर नियंत्रण पाना है। हाँ। बचत करना बहुत जरूरी है। और पूरी तरह तर्कसंगत होने से बेहतर है समझदारी भरे टिक सकने वाले फैसले लेना। बिल्कुल, ये किताब सिर्फ निवेश के नुस्खे नहीं देती, ये हमें अपने अंदर झांकने को कहती है। हमारे डर, हमारी उम्मीदें, हमारी आदतें, ये सब मिलकर हमारे आर्थिक जीवन को कैसे बनाते हैं। सही कहा। तो आज सुनने वालों के लिए एक विचार, अपने पैसे से जुड़ी किसी एक आदत के बारे में सोचे। क्या वो आदत आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जा रही है, या कहीं आप अनजाने में किसी और की कहानी या उम्मीदों को जी रहे हैं? शायद अपने व्यवहार को समझना ही सच्ची दौलत बनाने की दिशा में पहला सबसे जरूरी कदम है।